दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वन एजुकेशन में। इस वीडियो को केवल क्लास 11th के बच्चे ही देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th का एग्जामिनेशन दिए हैं और इस बार वो क्लास 11th में जाने वाले हैं और अपना एक नया जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आप लोग भी वैसे बच्चे को शेयर करें वे जो बच्चे इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो कैसे करें क्लास 10th की तैयारी? तो बेसिकली मैं इस वीडियो में पूरे फिजिक्स के सिलेबस और फिजिक्स की तैयारी कैसे करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब हम क्लास 8 से क्लास 9 में जंप करते हैं तो उस वक्त एक थोड़ा सा चेंजिंग आता है, क्योंकि क्लास 6, 7, 8 में का जो सिलेबस होता है हमारा साइंस का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये जो सिलेबस होता है ये उतना वास्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू क्लास 9th एंड 10th। तो 9th 10th में थोड़ी सी दिक्कत होती है फिजिक्स को समझने में। जैसे ही हम क्लास 10th पास करके 11th और 12th में जाते हैं तो ये जो 11th और 12th का जर्नी होता है पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा सा गैप आता है आपको। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेबस की बहुत ज़्यादा फास्टिंग हो जाती है, लेकिन उस वक्त हम उतना मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन मैच्योरनेस के हिसाब से देखा जाए तो 10th के बाद जो गैप आता है 11th और 12th में, ये बहुत बड़ा गैप होता है और पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना गैप कहीं नहीं आता है। इतना बड़ा बड़ा जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, फिजिक्स में डेरिवेशन होते हैं, मैथमेटिक्स में जो बड़े बड़े ग्राफ्स होते हैं, कैलकुलस के प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये सब फिजिक्स से इंटरकनेक्टेड होता है और इसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आखिर में हम क्या करें, हम अपने पूरे 2 साल की पढ़ाई को कैसे जारी रखें ताकि हमारा सिलेबस आसानी से कवर हो जाए और हम कंपटीशन के लिए एक अच्छा फाइटर बन सके। तो इसके लिए आपको एक सही गाइडलाइन की ज़रूरत होगी। आप प्रॉपर किसी को यदि आप फॉलो करते हैं तो उसके लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंसेप्ट क्लैरिटी के द्वारा ही आप अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कर पाएंगे, कंपटीशन के लिए तैयार हो पाएंगे और फ्यूचर में भी ये जो बातें मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स को कैसे पढ़े, कैसे कवर करे, ये बहुत हेल्प करेगी। तो आइए, क्लास 11th का जो जर्नी होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से जाकर समाप्त होता है और इस जर्नी में बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास 11th में जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आपको पढ़ना है। फिजिकल वर्ल्ड नाम का सबसे पहला चैप्टर होता है और यदि आप 9th 10th में अभी तक आप अच्छी से फिजिक्स नहीं भी पढ़े हैं, 9th 10th की फिजिक्स में आप उतना इंटरेस्ट नहीं लिए या किसी और भी कारणवश आप 9th 10th की फिजिक्स नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में फिजिकल वर्ल्ड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरे फिजिक्स के यूनिफिकेशन से लेकर मॉडिफिकेशन के बारे में सब चीज़ बताता है। बड़े बड़े जो हमारे पास ब्रह्मांड होते हैं, जो हमारे यूनिवर्स होता है, और वहाँ से लेकर के जो छोटा छोटा एटम्स होता है, पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, सब चीज़ के बारे में बता देता है क्लास 11th और 12th का फिजिक्स। क्लास 11th और 12th का फिजिक्स यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो इस चीज़ का दर्द आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हमेशा आपको सताता रहेगा। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स की जो दुनिया होती है ये इतनी बेहतरीन क्यों होती है, फिजिक्स की जो दुनिया होती है, फिजिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ते हैं और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने में कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं होती है और जो हमारे टीचर्स होते हैं वो टीचर्स भी फिजिकल वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं। दूसरा चैप्टर आता है, मैं जो भी यहाँ पर चैप्टर्स का नाम लिखूंगा वो अकॉर्डिंग टू NCERT लिखूंगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं 11th और 12th लेवल पर वो NCERT के अनुसार ही चलता है। तो मैं यहाँ पर जो भी चैप्टर्स लिखूंगा वो किसी पर्टिकुलर बुक के अनुसार नहीं बल्कि NCERT के अनुसार लिखूंगा। दूसरा चैप्टर का नाम होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम जो हमारे मोशन के इक्वेशंस होते हैं और मोशन के इक्वेशंस में यही में हम कैलकुलस की एंट्री करते हैं।
जो मैथमेटिक्स के टीचर्स होते हैं वे लोग कैलकुलस को क्लास 11th के एंड में बताते हैं। लिमिट नाम का चैप्टर में हम कैलकुलस को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हमारा फंक्शन नाम का चैप्टर रहता है, उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को क्लास 12th में पढ़ते हैं। बट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही हम कैलकुलस के बारे में पढ़ने लगते हैं। जब आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटा टाइम, लेकिन जैसा ही हम क्लास 11th में आते हैं तो एक्सेलरेशन बराबर dv बटा dt बोलने लगते हैं। और ये dv बटा dt है, यही कैलकुलस को बताता है। और इसी के बारे में हम पूरे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा करते हैं, और कैलकुलस की यही एंट्री हो जाती है। और इसी कैलकुलस के जरिए हम फिजिक्स के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। और जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो इसमें हम एक छोटा सा चैप्टर को ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा 11th और 12th का जो फिजिक्स है वो बहुत स्ट्रांग हो, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम कर पाए, एच.सी. वर्मा के, डी.सी. पांडे के, इन सभी जो राइटर्स हैं, और एनसीईआरटी को जो भी न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, यदि उसको हम अच्छी तरह से कर पाते हैं तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत सुपर होना चाहिए। और बेसिक मैथमेटिक्स में आता क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स में आपका क्वाड्रेटिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का जो नॉर्मल इक्वेशन होता है, फिजिक्स के जो नॉर्मल फार्मूले होते हैं, मामूली सी बात होता है कि क्वाड्रेटिक उसमें आएगा ही आएगा। सेकंड पार्ट आपका सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट होना चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी फार्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। लॉगरिदम तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिदम का प्रॉपर्टीज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें लॉगरिदम का बहुत यूज होता है। लॉगरिदम के बाद आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो हमने मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स लिखे हैं ये सब बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉगरिदम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये मैथ के फंडे क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज इसमें हम अच्छे से न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। केवल डिफिनीशन की चीज़ें तो समझ आ जाती है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल में कूदते हैं तो फिर वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने भी जब फिजिक्स का प्रिपरेशन किया था तो फिजिक्स का प्रिपरेशन करते वक्त मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ा था। इसको समझने में काफ़ी दिक्कत हुई थी, इसको समझने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे थे। तो फिर किसी ने सजेशन दिया कि पहले अपने बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर करो, उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन को टच करो। क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में केवल आप एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि क्लास 9th में अक्सर बच्चे पढ़ लेते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी, और ये जो 3 इक्वेशन हैं, केवल इसी इक्वेशन के बारे में पढ़ना नहीं है, इस इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में देखना होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में लगभग सारे लोगों को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यदि ये पता हो जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ यूज होगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे अच्छे सवाल बनने लगते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, इसको यहाँ पर इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है। तो बेसिकली जो मोशन होता है वो मोशन को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक होता है 1D मोशन, दूसरा होता है 2D मोशन, और तीसरा होता है 3D मोशन। तो 1D मोशन हो गया जैसे कि सड़क पर गाड़ी चल रही है, ये हो जाएगा 1D मोशन। 2D मोशन हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बॉल को फेंकेंगे तो बॉल एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा। जैसे कि एक एरोप्लेन जब उड़ती है तो एरोप्लेन एक्स एक्सिस में भी जाती है और वाई एक्सिस में भी जाती है, तब उसको 2D मोशन कहा जाता है। लेकिन जब हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस में भी मोशन करने लगे तब उसको 3D मोशन कहा जाने लगता है। और इस 3D मोशन को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसको फिजिक्स में नहीं पढ़ा जाता है। तो हमने आपको 2 चैप्टर के बारे में बताया, फिजिकल वर्ल्ड, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पहले आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका फिजिक्स अच्छा से कवर हो जाए। तीसरा चैप्टर का नाम होता है मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इसमें केवल 1D मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन इन ए प्लेन इसमें केवल 2D मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ही बच्चे क्लास 10th से 11th में जाते हैं तो इस चैप्टर में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और इन दोनों चैप्टर को एक साथ मिला करके काइनेमेटिक्स कहा जाता है।
दोनों चैप्टर को एक साथ मिला करके इसको कहा जाता है काइनेमेटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स। यदि आप मोशन में मैथमेटिक्स लगा देते हैं तो उसको कहा जाता है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स जो भी आपको चीज़ें काइनेमेटिक्स में पढ़नी है उसमें जो अधिकतर बातें होती है वो बेसिक मैथमेटिक्स पर टिकी होती है। आपके कंसेप्ट कैसे हैं, आप फिजिक्स को विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको डेली लाइफ से जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ पर काइनेमेटिक्स डिपेंड करता है। तो हमने आपको काइनेमेटिक्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में एंट्री करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे बातें आपको मिलेगी, नीचे और भी चैप्टर्स बताना है। चौथा चैप्टर का नाम होता है NLM, जिसका फुल फॉर्म है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के जो 3 नियम होते हैं वो कहीं कहीं फेल भी कर जाता है। अभी आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते होंगे कि नहीं, न्यूटन के जो नियम होते हैं वो हर जगह वैलिड होते हैं, सार्वभौम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा केस होता है जिसमें न्यूटन का नियम फेल करता है, और वो केस होता है क्वांटम फिजिक्स। जब हम क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं तो उसमें न्यूटन के सारे नियम फेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाता है। जहाँ पर आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है वहाँ पर न्यूटन का तीनों नियम फेल कर जाता है। तो न्यूटन का तीनों नियम फेल कहाँ करता है उसको ठीक हम अभी आगे बताएंगे, उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आखिर में इस न्यूटन के तीनों नियम को पहले हम समझेंगे कैसे, क्योंकि जब तक हम अपना क्लासिकल फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक हमको मॉडर्न फिजिक्स समझ में नहीं आने वाला है। तो इतने सारे जो चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं ये सभी के सभी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, और क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा डिफरेंस होता है और बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। क्लासिकल फिजिक्स में आप कह सकते हैं कि वो पार्टिकल उस पोजीशन पर है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में आप नहीं कह सकते हैं कि कौन पार्टिकल कहाँ पर है। यानी कि इसको एक शब्द में बोले तो क्लासिकल फिजिक्स में हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो पहले हम क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ते हैं, और क्लासिकल विश्वास मानिए आप कि क्लासिकल फिजिक्स आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में आपको कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की जो बातें होती है वो क्लासिकल फिजिक्स के कंपेयर में आसान होता है। क्लासिकल फिजिक्स में आपको बड़े बड़े डेरिवेशंस मिलेंगे, बहुत सारे कैलकुलस के उपयोग मिलेंगे, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के भी बहुत सारे आपको उपयोग मिलेंगे, इसमें बड़े बड़े ग्राफ्स मिलेंगे। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा आपको थ्योरेटिकल चीज़ें मिलेगी, उस साइंटिस्ट ने क्या कहा था इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा मिलेगी। यदि न्यूमेरिकल आता भी है तो वो 2 से 3 लाइन में समाप्त हो जाता है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें न्यूटन के पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम पर जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको कवर करना होता है। इसमें पुल्ली के प्रॉब्लम्स आते हैं, इंक्लाइंड प्लेन का प्रॉब्लम आते हैं। तो इसमें न्यूटन के तीनों नियमों को पढ़ा जाता है, इम्पल्स के बारे में पढ़ा जाता है, मोमेंटम के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये सभी न्यूटन्स के नियम के अंतर्गत आते हैं। अब 5वां चैप्टर देखते हैं, और न्यूटन्स के नियम, इसमें फ्रिक्शन को ही पढ़ लिया जाता है, फ्रिक्शन को भी इसी में रखा जाता है। 5वां चैप्टर है WPE, जिसको वर्क, पावर एंड एनर्जी कहा जाता है। वर्क, पावर एंड एनर्जी नाम का एक चैप्टर क्लास 9th में था, जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंस होता है। इसमें वर्क, पावर और एनर्जी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताया जाएगा, और इसमें 2-4 और थ्योरम्स हैं जो कि क्लास 9th में नहीं दिए रहते हैं। क्लास 9th में केवल आपको डिफिनीशन बताया जाता है कि वर्क क्या है, पावर क्या है, एनर्जी क्या है, पावर को एनर्जी के टर्म में कैसे लिखते हैं, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। बट आपको इसमें वर्क, एनर्जी, पावर, इसमें कैलकुलस का यूज़ करके बताया जाएगा, क्योंकि जो फिजिक्स होता है वो कैलकुलस के बिना अधूरा होता है। फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर कैलकुलस लगा करते हैं, वेक्टर भी लगा करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में एक वेक्टर को भी मेंशन किया जाएगा। यदि आप बेसिक मैथमेटिक्स में इतना सारा चीज़ कवर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स,
तो क्लास 12th का लगभग 30 से 40 एक्सरसाइज आप बना ले जाओगे, फिर वहाँ पर आपको कम मेहनत करना पड़ता है। आप वहाँ पर मैथमेटिक्स पर आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रगल कर चुके हो। आपको वहाँ पर और जाकर के जो वेक्टर्स होते हैं क्लास 12th का, जो वेक्टर्स और 3D चैप्टर नाम का जो चैप्टर है, उसमें का ज़्यादातर बातें आप इसमें पढ़ लोगे, क्योंकि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया ही जाएगा, साथ ही साथ आपको वहाँ पर भी पढ़ाया जाता है। तो यदि आप यहाँ से कवर कर लेते हो तो आपका वहाँ भी कवर हो जाएगा। अगला चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक। अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक, इस चैप्टर को टोटल 5 भागों में बांटा गया, लेकिन इसको एनसीईआरटी मात्र एक चैप्टर में निपटा दी, क्योंकि एनसीईआरटी का जो कीवर्ड होता है वो टफ होता है। एनसीईआरटी सागर में गागर भरती है। बड़े बड़े जो डिफिनेशंस होते हैं, बड़े बड़े जो चीज़ें होती है, उसको वो चाहती है कि इसको हम छोटा छोटा कर करके इसको एक लाइन में लिख दे, या इसको जितना कम स्पेस हो सके उतना में लिखे, इसलिए उसको उस लैंग्वेज को समझना काफ़ी मुश्किल होती है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक को कुछ भागों में कैटेगराइज किया गया है। इसमें सबसे पहला भाग आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आता है सबसे पहला भाग। उसके बाद का भाग आता है कोलिजन। कोलिजन यानी कि टकराव। जब दो वस्तु के बीच में कोलिजन होती है, जब दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन होती है, तो वो कोलिजन किस तरह का होता है। यदि कोलिजन ऐसे हुआ तो परफेक्टली है। यदि कोलिजन पूरा परफेक्टली, यानी कि कोलिजन यदि 90 डिग्री पर नहीं होता है, जैसे कि आपको बता दें कि यदि कोलिजन ऐसे हो गया, दो पार्टिकल्स यदि ऐसे आपस में आकर के टक्कर खा गया, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली। लेकिन यदि कोलिजन इस तरह से नहीं होता है, किसी और तरीके से होता है, किसी एंगल पर होता है, तब उसको इम्परफेक्टली या इनइलास्टिक कोलिजन भी कहा जाता है। अगला चैप्टर का नाम होगा रोटेशन। सेंटर ऑफ मास हो गया, कोलिजन हो गया और रोटेशन हो गया। अब इस पूरे क्लास 11th फिजिक्स का जो मैकेनिक होता है, मैकेनिक का जो सबसे खतरनाक पार्ट होता है वो होता है रोटेशन। रीजन क्या है? क्योंकि रोटेशन में ये सारा चैप्टर का यूज होता है। मोशन का भी होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का भी होता है, मोशन इन ए प्लेन का भी होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का भी होता है, वर्क पावर एंड एनर्जी का भी होता है। रोटेशन में सेंटर ऑफ मास का भी यूज होता है, कोलिजन का भी यूज होता है, और इसमें एक और चैप्टर को जोड़ा जाएगा, सर्कुलर मोशन। यहाँ पर मोशन हो रहा था, लेकिन मोशन हो रहा था स्ट्रेट लाइन में। कोई पार्टिकल चल रहा था, लेकिन पार्टिकल एकदम सीधा चल रहा था, या एक्स एक्सिस में चल रहा था, या वाई एक्सिस में चल रहा था, या जेड एक्सिस में चल रहा था। बट सर्कुलर मोशन में अब पार्टिकल सर्किल में चलेगा। पार्टिकल को अब ऐसे चलना है सर्किल में। जब भी पार्टिकल चलता है तो इसके पास एक आ जाता है ओमेगा, जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोला करते हैं। तो इस ओमेगा के कारण एक और चीज़ आपका आ जाएगा अल्फा। स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो यदि आप रोटेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो रोटेशन के लिए आपको ये सारा चैप्टर्स मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसका यूज रोटेशन में नहीं होता होगा। चाहे आप वर्क पावर एनर्जी को लीजिए, चाहे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लीजिए, चाहे फ्रिक्शन को लीजिए, किसी भी चैप्टर्स को उठा लीजिए, रोटेशन में वो जरूर यूज होगा। अगला चैप्टर देखते हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी एक अच्छा खासा चैप्टर है, बट ग्रेविटेशन रोटेशन से रिलेटिवली आसान है, क्योंकि इसके जो थ्योरी होती है, इसके थ्योरी आसान होते हैं, इसके जो इक्वेशन होते हैं वो इक्वेशन भी आसान होते हैं एज कम्पेयर टू कोलिजन। कोलिजन की जो थ्योरी होती है वो टफ होती है। कोलिजन की थ्योरी को इतना भी टफ नहीं होता है कि इसको हम समझना चाहें तो नहीं समझ सकते हैं। बस पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी को यदि बरकरार रखते हैं तो ये सारा का सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप जितना ज़्यादा समय दोगे, जितना इसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए ये बेटर होता जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि हाँ, आपको लगने लगे कि नहीं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको तो हम बना ही जाएंगे। अब देखिए,
ग्रेविटेशन की बात आपने समझी। ग्रेविटेशन में हम केपलर के 3 नियम को पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली हम करते हैं कि जो पृथ्वी होती है ना, वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो गोल गोल घूमती है। ये कहना 100% गलत है, क्योंकि ग्रेविटेशन में केपलर नाम का एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल गोल नहीं बल्कि इलिप्स की तरह घूमती है। इलिप्स यानी कि ये जो इलिप्स नाम का जो चैप्टर है, ये क्लास 11th में आपको पढ़ना है, कोनिक सेक्शन में इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, सर्किल के बारे में। तो यदि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो इलिप्स के रूप में चक्कर लगाती है, ना कि सर्किल के रूप में। गोल गोल चक्कर नहीं लगाती है, वो इलिप्स के रूप में। और इलिप्स के इस भाग को मेजर एक्सिस और इस भाग को माइनर एक्सिस कहा जाता है, और इसी के हिसाब से पृथ्वी का टाइम पीरियड निकाला जाता है। पृथ्वी कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, इसके बारे में बताया जाता है। तो हम बताते हैं कि पृथ्वी का आवर्तकाल इतना होता है, तो वो इलिप्स के जरिए पता लगाया जाता है। तो ये केपलर के नियम में पढ़ना है, जिसको ग्रेविटेशन में हम पढ़ते ही हैं। सारे सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है। सैटेलाइट अपना परिक्रमा कैसे पूरी करती है, जो परिक्रमण काल होता है, जो परिभ्रमण काल होता है, उसकी गणना हम कैसे करते हैं। अब जो भी एसएसटी में बातें पढ़ते हैं कि बुध का परिक्रमण काल इतना होता है, मरकरी बृहस्पति जो हमारा ग्रह है उसका परिभ्रमण काल इतना होता है, आखिर में वो आता कहाँ से है, इतना होता कैसे है, इसके बारे में कौन बताता है? ग्रेविटेशन बताता है। ग्रेविटेशन में कौन बताता है? तो केपलर का नियम बताता है। अगला जो चैप्टर है इसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसको शॉर्ट में इलास्टिसिटी कहा जाता है। इलास्टिसिटी। देखिए, स्प्रिंग और एक बोतल को लीजिए। स्प्रिंग को एक बार खींचिएगा तो वो अपने पुराने वाले नेचर में आ जाएगा, लेकिन बोतल को एक बार यदि खराब कर देते हैं तो फिर वो अपने पुराने वाले नेचर में नहीं आएगा। तो जो अपने पुराने वाले नेचर में नहीं है वो प्लास्टिक, जो अपने पुराने वाले नेचर में आ जाए वो हो जाएगा इलास्टिक। रबर बैंड भी हमारे इलास्टिक का एग्जाम्पल हुआ। तो इलास्टिसिटी में बस हम वैसा ही पढ़ते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक पार्टिकल्स के बारे में। और ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें तरह तरह के हम मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि यंग मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी के बारे में। इसके बाद वाला जो चैप्टर आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कहा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सारे चैप्टर सब मैकेनिक का ब्रांच है। जितने भी सारे चैप्टर्स यहाँ पर लिखे गए हैं सारे के सारे 11th मैकेनिक का ही ब्रांच है। और देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है फ्लूइड स्टैटिक और एक होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। इसको लिखेंगे, इसमें पहला पार्ट का नाम हो जाएगा फ्लूइड स्टैटिक और दूसरा पार्ट का नाम हो जाएगा फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड हर वो चीज़ जो बह सके उसे फ्लूइड कहा जाता है। जितने भी सारी चीज़ें होती है जो बहने लगे, जिसमें बहाव की प्रवृत्ति हो, उसको फ्लूइड कहा जाता है, जिसको तरल पदार्थ कहा जाता है। फ्लूइड और द्रव में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि द्रव गैस नहीं, जैसे कि द्रव के अंतर्गत हम गैस को नहीं रख सकते हैं, लेकिन फ्लूइड के अंतर्गत हम द्रव को भी रखते हैं और गैस को भी रखते हैं, क्योंकि द्रव में भी बहाव की प्रवृत्ति होती है और गैस में भी बहाव की प्रवृत्ति होती है। यदि फ्लूइड रुका हुआ है तो उसको फ्लूइड स्टैटिक कहा जाएगा। यदि फ्लूइड बह रहा है, जैसे कि नदी का जो धारा होती है, यदि वो बहने लगती है तो उसके बारे में यदि हम स्टडी करते हैं तो उसको कहा जाता है फ्लूइड डायनेमिक्स। क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ और डायनेमिक्स का मतलब होता है चलता हुआ, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन। क्योंकि जो भी हमारे एक्सेलरेशंस होते हैं, बॉडी यदि मोशन में है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फोर्स। तो इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है, फ्लूइड के ऊपर फोर्स भी लगने लगता है, इसी कारण वो मोशन में चला जाता है। तो फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स में आप कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, जैसे कि बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत कहा जाता है कि जब बहुत तेज़ी से आंधी बहने लगता है तो कमज़ोर छप्पर उड़ जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न कौन बताता है? बर्नौली का सिद्धांत बताता है। बर्नौली का एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को पढ़ेंगे, उस इक्वेशन में हम अपने वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि आखिर में जब आंधी आती है तो ऐसी कौन सी बात आ जाता है, ऐसे कौन सा फैक्टर्स आ जाता है जिसके कारण कमज़ोर छप्पर उड़ जाता है। इसके लिए आएगा कौन? बर्नौली। अब जब एक पाइप से पानी जाता है तो उस पाइप के मुंह को जब हम दाब देते हैं तो पानी का प्रेशर तेज हो जाता है, उस पाइप में से पानी बहुत तेज़ी से निकलने लगता है। आखिर में वो रीज़न क्या है? ऐसा तो हम सभी लोग करते हैं, हम भी किए हुए हैं, आप भी किए हुए हैं। तो इसका रीज़न होता है कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कहाँ पढ़ेंगे? तो फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। आपने क्लास 9th में एक सिद्धांत पढ़ा होगा जिसको कहा जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत
को भी कहाँ पढ़ेंगे हम, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे। एक उत्प्लावन बल के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसको बायोट फोर्स कहते हैं, तो वो भी कहाँ पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक में ही पढ़ना है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फ्लूइड मैकेनिक में पढ़ने हैं, जैसे कि बारिश की जो बूंदी होती है वो गोलाकार होता है, सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होता है। तो आखिर उस सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, उस सरफेस टेंशन में हम कौन सी वैसी बातें होती है जिसके कारण वो बारिश का बूंदे गोलाकार हो जाता है, तो उस चीज़ के बारे में कौन बताता है, तो इस चीज़ के बारे में हमें फ्लूइड मैकेनिक्स बताता है। यदि फ्लूइड मैकेनिक्स हम नहीं पढ़ते हैं तो केवल इस बात को हम याद करते रह जाते हैं कि बारिश की बूंदी गोलाकार, बारिश को जो बूंदे होती है वो गोलाकार होता है सरफेस टेंशन के कारण, इसका रीज़न हम नहीं समझ पाते हैं। तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़िए, सब चीज़ें आपको आसान लगने लगेगी। इसके बाद अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आता है, जिसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा जाता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या होता है, देखिए जब एक रॉड को हम गर्म करते हैं तो रॉड के लेंथ में इंक्रीमेंट होने लगता है। यानी कि यदि 5 सेंटीमीटर का रॉड है, यदि उसको कुछ देर तक हम गर्म करते हैं तो उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हम दे रहे होंगे, और जब हम उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो उस रॉड की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। उस रॉड की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तो इसके बारे में हम उस रॉड के लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, उसमें कितना टेम्परेचर दिए, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, इसके बारे में कौन बताता है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमारे पास जितने भी मैटर्स होते हैं उनका जो भी थर्मल प्रॉपर्टीज होगा, जो भी उनका टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी बातें होगी, सेल्सियस, केल्विन, यानी कि टेम्परेचर से संबंधित हर वो चीज़ जो वैलिड है हम यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। और इसके बाद कोई चीज़ है ही नहीं जो हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में नहीं पढ़ पाए। अगला चैप्टर का नाम है केटीजी, जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहा जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि यदि एक कमरा है, यदि एक बंद कमरा में यदि हम कुछ गैस को डाल देते हैं तो वो गैस भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अब गैस मोशन करते हैं तो वो रैंडम मोशन करते हैं, यानी कि एक कमरे में यदि कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम रख देते हैं तो उसमें से प्रत्येक गैस के मॉलिक्यूल को ये लगता है कि ये पूरा कमरा मेरा ही है, तो उसको हम केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी के गैसेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। केटीजी के बहुत सारे पोस्टुलेट होते हैं, पोस्टुलेट यानी कि इसके कुछ अवधारणाएं होती है, उस अवधारणाएं के बारे में हम जानेंगे। इसमें हम फ्रिज के बारे में समझेंगे कि कैसे काम करती है। कार्नोट सिस्टम यानी कि हमारा जो गाड़ी का इंजन होता है, उस गाड़ी का इंजन के पीछे क्या सिद्धांत होता है, क्या थ्योरी होता है, उसके बारे में कौन बताता है, केटीजी बताता है, हम केटीजी में पढ़ते हैं। फ्रिज कैसे वर्क करती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो केटीजी में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट ट्रांसफर यानी कि हीट कैसे ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो उस हीट ट्रांसफ़र का क्या क्या फैक्टर्स होता है, वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हीट कैसे चला जाता है। यानी कि बेसिकली इसमें हम ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण से संबंधित जितने भी समीकरण होते हैं, जितने भी फिजिकल इक्वेशंस होते हैं, उन सभी को इसमें हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, और यहाँ का थर्मोडायनेमिक्स और वहाँ का थर्मोडायनेमिक्स में कुछ डिफरेंसेस भी होता है और कुछ आपको सिमिलैरिटी भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ का जो थर्मोडायनेमिक्स होगा इसमें ज़्यादातर ग्राफ का यूज किया जाता है। जैसे कि रिएक्शन होता है जब, तो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे जितने भी स्टूडेंट होंगे कि रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है ऊष्मा छोपी, एक होता है ऊष्मा शेषी। तो हम कहते हैं कि इसमें इतना ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, तो आखिर में उतना ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ कैसे, इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि 10 किलो जूल ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊष्मा का अवशोषण हो गया, लेकिन उतना ऊष्मा का अवशोषण हुआ इसके बारे में वैज्ञानिकों ने क्या किया होगा, आखिर में वो कौन सा इक्वेशन आया जिसके जरिए पता लगा लिया गया कि इतना कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी या इतना कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, उसको पढ़ा जाता है आपको थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे कि एंथैल्पी हो गया, इंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में
थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बोला है, एंथैल्पी, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे टेक्निकल वर्ड हैं जिसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और ये कहीं ना कहीं हीट और ट्रांसफ़र, हीट और टेम्परेचर से ही रिलेटेड बातें होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। डिक्टो सेम नहीं होता है, बट एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर होता है। अगला चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ, इसी चैप्टर के जरिए क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली जाती है, जिसको कहा जाता है ऑस्किलेशन, यानी कि दोलनी गति। केवल डिफिनेशन से नहीं काम चलेगा कि यदि कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराती है, आगे पीछे करती है, तो उसको दोलनी कहते हैं। लेकिन इसका जो इक्वेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोलन गति में जब हम पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम करने लगते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर का नाम जो ऑस्किलेशन है, OSCILLATION, इसको शॉर्ट में SHM भी कहा जाता है, SHM, जिसको पूरा फॉर्म में लिखा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यदि आप इंटरेस्ट से फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स को यदि आप अपना हॉबी बना लेते हैं तो फिजिक्स आपके कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि SHM में जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है ये कुछ ऐसे होता है, A sin ओमेगा t प्लस फाई। और मैंने आपको बताया था कि यदि आप फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम यहाँ पर A sin ओमेगा t प्लस फाई लिखते हैं, फिर यहाँ पर हमको साइन का ग्राफ आना चाहिए, कॉस का ग्राफ आना चाहिए, साइन का पीरियड क्या होता है, कॉस का पीरियड क्या होता है, इन सभी चीज़ों का यूज़ कहाँ होने वाला है, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज होने वाला है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब आपको साइन का ग्राफ बनाया जाएगा, साइन का पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इसका जब जनरल इक्वेशन इसमें आता है तो इसका यहाँ पर केवल यूज हो जाता है, इसके बारे में आपको बताया नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आप यहीं से पढ़ कर जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स में ही आप अपने ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर आपको आने में कोई दुविधा नहीं होगी। क्योंकि बच्चों के साथ अधिकतर यही होता है कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है। तो न्यूमेरिकल नहीं बनने का रीज़न क्या है कि आपका बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो स्ट्रॉन्ग कीजिए और SHM को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। क्योंकि SHM के बाद वाला जो चैप्टर है उसका नाम है वेब मैकेनिक एंड साउंड वेव। वेब मैकेनिक का जो जनरल इक्वेशन होता है वो SHM के जनरल इक्वेशन जैसा ही होता है। और साउंड वेव यदि आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपका वेब मैकेनिक अच्छा होना चाहिए। इसमें हम डोपलर के इफेक्ट को पढ़ते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में होता क्या है, अल्ट्रासाउंड में जो भी आपको प्रोसेस मिलेगा वो सब में सब हम डोपलर इफेक्ट, यानी कि डोपलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, डोपलर इफेक्ट को हम पढ़ते हैं। और डोपलर इफेक्ट के जरिए ही हम अल्ट्रासाउंड करा पाते हैं। तो SHM पढ़िए तो आपको वेब समझ में आएगा, वेब के सारे इक्वेशन जानते हैं, वेब का ग्राफ बनाना जानते हैं। क्योंकि रीजन है, क्योंकि वेब चलता है तो वेब ऐसे चलता है, ये वेब का इक्वेशन है। जब वेब हम चलता है हमारा, जब हमारा तरंग चलता है, जब तरंग गति में होता है तब हम उसको इस तरह से दर्शाते हैं। और जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं यदि fx बराबर साइन x है, यदि इस साइन का हम ग्राफ बनाएंगे तो ये साइन का ग्राफ भी ऐसा ही बनता है। रीजन क्या है कि वेव का जनरल इक्वेशन है A sin ओमेगा t प्लस फाई। अब यहाँ पर A क्या है, फाई क्या है, ओमेगा क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं जानना है। बस आप ये जानिए कि फिजिक्स को हम डेली लाइफ से और मैथमेटिक्स से इंटरकनेक्ट कैसे कर सकें। क्योंकि यहाँ पर साइन आ गया और ये है वेव का जनरल इक्वेशन। इसीलिए क्लास 9 का जो वेव नाम का चैप्टर है आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वेव का, वेव को इस तरीके से दर्शाया जाता है। यदि हम एक स्ट्रिंग को लेकर के ऐसे खींच देते हैं तो उसमें इसी तरह का सिनेरियो बनने लगता है, जिसमें इस चीज़ को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। की रीजन क्या है कि ये है वेव का और ये है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ इस तरीके से बनता है, इसीलिए वेव का ग्राफ भी इस तरीके से बनता है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि यदि आप साइन के ग्राफ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको वेव का भी ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आएगा। वही हम यदि कॉस को लेते हैं तो कॉस का ग्राफ हमारा इधर से बनता है, कॉस का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाता है।
तो इतना सारा चीज़ करने के बाद हम पूरे क्लास 11 के फिजिक्स के जितने भी सारे चैप्टर्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है, फिजिक्स का जो चैप्टर्स होते हैं उनका वेटेज काफ़ी लेंदी होता है। इसमें काफ़ी मैथमेटिक्स का यूज हुआ करता है। यदि आप अपना बेसिक मैथमेटिक्स शुरू से ही क्लियर करके चलते हैं तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं होगी। तो अभी हमने आपको बता दिया कि इतने ही सारे चीज़ आप फिजिक्स में पढ़ पाएंगे। फिजिक्स में इतने ही सारे चीज़ें पढ़िए। आपके जो जनरल कंपटीशन हो गया, चाहे और भी जो चीज़ें आप हायर फिजिक्स में जाकर के और भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी से इंटरकनेक्टेड होता है। तो आइए अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आप ही के लिए ही काम कर रहे हैं। एजुकेशन को सारे बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग में अपने बच्चे का एडमिशन नहीं दिला पाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि हमारे जो कंट्री है या हमारा जो स्टेट है, इसमें पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि जो हमारा लोकल एरिया होता है वो अच्छा ट्यूशन नहीं दे पाता है। जिस लेवल पर फिजिक्स बच्चों को बतानी चाहिए, जिस लेवल पर मैथमेटिक्स बतानी चाहिए, वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें लाखों की फीस लगती है, जो एक साधारण घर के लड़के नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए एक सिनेरियो बनाया गया है कि आप ऐसे ऐसे बच्चों के पास शेयर कीजिए जो एक्साइटेड है अच्छे अच्छे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, जिनके अंदर जिज्ञासा है कि नहीं मुझे भी पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैसे वैसे बच्चों के पास शेयर कीजिए और बेझिझक कमेंट कीजिए। जिस भी चीज़ के बारे में पूछना है आपको या किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी की बात हो तो आप अपने कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश और नई उमंग के साथ। ऑल द बेस्ट।